आज मैं आपको सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। जिनकी प्रिपरेशन हो गई है वो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, और जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो इनको कर लेना, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं कहती हूँ अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे, इस सीरीज़ को जो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं गए केमिस्ट्री के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं करोगे तो बाद में आप पछताओगे, फिर मत कहना कि मैम ने नहीं कहा था। तो स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है? हमें तो वो सॉलिड लगता है, बट वो लिक्विड क्यों बोलते हैं? बेटा, जो ग्लास होता है एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। लिक्विड की तरह बिहेव, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, वो हमारे एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकते हैं। जैसे आपने पानी डाला, आपको पता है वो अपने आप फ्लो कर जाएगा। इन द सेम केस जो ग्लास होता है वो भी हमारा फ्लो करता है, बट जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत 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 ज़्यादा स्लो होती है। वो आप देख नहीं सकते, हाँ ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, बट आपको इतना उसके अंदर कोई भी मतलब दिखाई नहीं देगा, और उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होती है। इस वजह से हम उसे सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, आपने देखा होगा जो विंडोज़ होती हैं, जो पुरानी बिल्डिंग की विंडोज़ होती हैं, उनके जो शीशे होते हैं, जो खिड़कियों के शीशे होते हैं, वो ऊपर से तो बहुत पतले होते जाते हैं, और जो नीचे की तरफ से होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जो उनका लास्ट बॉटम पैन होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो ये एक प्रूफ है कि जो हमारा ग्लास है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। देखो, फ्लो कर करके वो बहुत धीरे 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 फ्लो कर रहा है, और फ्लो करते करते वो कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। इसलिए वहाँ से जो पैन्स होते हैं वो हमारे थिक हो जाते हैं, और ऊपर से जो पैन्स होते हैं वो थिन हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये कैसे होता है? देखो बेटा, हमारा जो सन होता है वो डे टाइम में उसको क्या दे रहा होता है, हीट प्रोवाइड करता है। जब हीट प्रोवाइड करता है तो जो ग्लास होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। बट जब नाइट आती है, नाइट में क्या होता है, वो क्या कर रहा है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसमें कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ तक भी उसने फ्लो किया होता है वो वहीं पर जमना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पर वो क्या हो जाता है, जमने लग जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। तो कंडेंस जहाँ पर भी होएगा, जिस साइड भी होगा, वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और ये थिन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनीलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अनीलिंग। डे नाइट कूलिंग एंड हीटिंग, क्योंकि डे टाइम में हमारी क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है, और नाइट में कूलिंग हो रही है। इस प्रोसेस को बोला जाता है अनीलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका दो तरीके से आ सकता है, आंसर सेम है पर क्वेश्चन हमारा दो तरीके से आ सकता है। जिंक ऑक्साइड इज वाइट बट इट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, एक्सप्लेन। और वाई जिंक ऑक्साइड एक्सिबिट एनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑन हीटिंग। ठीक है, इसका आंसर देखो बेटा, अगर जो हम लोग ZnO को हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, Zn2 प्लस हमें मिलता है हाफ मोल्स ऑफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पर चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइट पर जाने के बाद वो क्या करते हैं, येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको पता है कि जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो सब कलर एब्जॉर्ब करते हैं मोस्टली। तो ये क्या करते हैं, वाइट लाइट की बजाय ये क्या करते हैं, येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे होता है। हमारा इस तरह से कंपाउंड बना होता है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या होता है। अब क्या करता है, एक जो कटायन होता है हमारा,
वो अपनी जगह से उठकर, यहाँ से उठकर कहाँ चला जाता है, वॉइड्स में चला जाता है। इन्हें हम वॉइड्स बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइड्स चल जाते हैं। तो ये क्या करा इसने, ये उठ के यहाँ पर चला गया। जब ये यहाँ पर चला जाता है तो हमें क्या करना होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं। तो हमारे अगर 10 हमारे पास A+ थे और 10 ही हमारे पास B- थे, तो अब क्या है, ये वाला तो यहाँ चला गया है, तो इसको भी तो मेंटेन करना है ना। तो उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई lithium chloride acquires pink color when heated in lithium vapors। क्यों बेटा, अभी मैंने आपको समझाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं हमारे अनायनिक साइड्स पर, और उन साइड्स को जब जो हमारा खाली रह जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, F सेंटर्स। तो जो F सेंटर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लिथियम होता है वो क्या शो करता है, पिंक कलर। आपको सबको पता होगा कि जो कलर वो एब्जॉर्ब नहीं करते वही हमें दिखाई देता है, वही वो रेडिएट करते हैं। जो लिथियम होता है बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेडिएट किसको करता है, पिंक कलर को। ओके, देखो ये कैसे करता है। हमारे पास वही हम एक बना लेते हैं, A+, B-, A+, B-, A+, ये B-, ये A+। अब जो हमारे अनायनिक साइड्स हैं, जो अनायनिक साइड्स हैं वो हमारे यहाँ पर खाली हो जाते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ B- था, B- क्या कर रहा है, वो उठ के बाहर चला गया है, वो इस लैटिस से बाहर चला गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा A+। अब आप ये देखिए, तो यहाँ पर हमें एक माइनस वाले की कमी है, ठीक है। इस कमी को दूर करने के लिए, इस वैकेंट होल को दूर करने के लिए यहाँ पर क्या रहने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन रहना तो B को था, बट यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, अनायन वैकेंसी हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। अगर आपसे नाम पूछा जाता है इस डिफेक्ट का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पिंक कलर को रेडिएट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 7 डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, सेकेंड है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फोर्थ आपका है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिफ्थ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, सिक्स्थ है आपका पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेवंथ है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो हम 1 by 1 इनको करते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, इसमें क्या है, एक्सियल लेंथ जो होती है वो A = B नॉट इक्वल टू C, एक्सियल लेंथ A = B नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C। जो हमारे इसके एक्सियल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा = बीटा = तो 90 डिग्री होता है, पर जो गामा होता है वो 120 डिग्री के होता है। इसके अंदर जो एक्सियल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होता है, बट जो बीटा होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिनाबार एंड ग्रेफाइट, इसके एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट एंड लेड क्रोमेट। नेक्स्ट,
फेस सेंटर यूनिट सेल एंड एंड सेंटर यूनिट सेल। देखो बेटा, फेस सेंटर में क्या होता है, आपको पता है कोई भी अगर हमारे पास लैटिस है तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये फेस होते हैं, आपको पता है एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो जो 6 फेसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा ये लगा हुआ होता है। तो ये हमारे 6 के 6 ये लगे होते हैं, फेस के ऊपर लगे होते हैं, एज वेल एज हमारे कॉर्नर्स पर भी लगे हुए होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं फेस सेंटर। इसके अंदर एंड सेंटर के अंदर क्या होता है, एंड सेंटर पे कॉर्नर्स पर तो लगे हुए होते हैं, ये देखिए मैंने कॉर्नर्स पे लगा दिए हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 साइड, एक ऊपर और एक नीचे हमारा लगा हुआ होता है। ठीक है, इन दोनों के ही कंट्रीब्यूशन हमारे 4 होते हैं, बट हमारे क्या होते हैं, इनका जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होता है वो डिफरेंट होता है, पर जो आंसर आता है वो हमारा सेम आता है। ओके, नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, हमारा एबी टाइप होता है और इसके अंदर हमारा एबीसी टाइप होता है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन और इसका पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का ही सेम होता है, इसका भी 74%, इसका भी 74%, बट जो इनके एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड बैरियम होता है, इसके अंदर आयरन, निकल, कॉपर, हमारा सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड आप लोगों को पता होगा कि हम जब लेयर्स बनाते हैं, आपको पता होगा लेयर्स इस तरह से बनती है हमारी। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम एक और रख दें, एक और लेयर अगर हम इसको इस तरफ ऐसे रख देते हैं, तो जो ये वॉइड बनता है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, दिस वन इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब क्या हो रहा है हमारे पास, टेट्राहेड्रल अगर हमें बनाना है, यहीं पर बना देती हूँ मैं, तो क्या होता है, सिर्फ एक लेयर, एक एटम इसके ऊपर आता है हमारा इस तरह से, तो हमारा क्या बन जाता है, ये दिस वन इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल को हम TS से डिनोट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल को OC से, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। आप देख सकते हैं जो वॉइड है वो 6 एटम से सराउंडेड है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। देखिए 4 एटम है ना हमारे पास, 4 से वो सराउंडेड है। जो ये वॉइड होता है ये हमारा बड़ा होता है और ये कैसा होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ शॉर्टकट इफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर्स ऑफ अटायंस और जो हमारे कटायंस होते हैं वो हमारे क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाते हैं। देखिए जैसे हमारे पास इस तरह से होता है A + B - A + B-, इस तरह से हमारा बना होता है। तो अगर मैं यहाँ कहती हूँ यहाँ से B अगर गया है तो यहाँ से हमारा A भी उतने ही हमारे चले जाते हैं। अगर यहाँ से गया है, अगर मैंने ये बोला कि ये क्या हो गया, B और ये A+, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इक्वल नंबर्स ऑफ कटायंस और इक्वल नंबर ऑफ कटायंस हमारे यहाँ से चले जाते हैं। देखो अगर क्रिस्टल लैटिस से हमारे इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस निकल रहे हैं तो क्या डेंसिटी पे तो असर आएगा ही आएगा। जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये जो डिफेक्ट होता है वो कहाँ मिलता है हमें, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 12 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से हमारा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है उसमें ये डिफेक्ट आपको मिलता है। एग्जाम्पल क्या है आपको, NaCl एंड सीजियम क्लोराइड।
इन द सेम वे जो फ्रेंकल होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो मिस होकर ये क्या करते हैं, ये बाहर नहीं जाते, ये इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ जाते हैं। ये एटम क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ जाते हैं। तो डेंसिटी तो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो क्रिस्टल के अंदर ही है, वो क्रिस्टल के अंदर ही है। बस उन्होंने अपनी क्या कर लिया, अपनी जगह चेंज कर लिया, अपना स्पेस चेंज कर लिया, सीट चेंज कर ली है। वो जहाँ पर क्रिस्टल में ना लगकर, लैटिस में ना लगकर, वो उसके इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ गए हैं। ठीक है, तो इससे हमारे डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं आता। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होते हैं और जिनका कैटायन और एनायन का साइज भी बहुत कम होता है, जिनका साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर कम होता है और इसके अंदर ज़्यादा होता है। और सिल्वर इसकी हैलाइड इसका एग्जाम्पल होता है। एक और क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों शो करता है। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल जो दोनों शो करता है उसका एग्जाम्पल है AgBr। तो आप सबको पता होना चाहिए जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों को शो करता है, दैट इज नोन एज AgBr। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होता है, जो हमारा 15th ग्रुप होता है उसकी हम डॉपिंग करवाते हैं। मीन्स हम एक एलिमेंट के अंदर, हम जो 14th ग्रुप होता है, 14th ग्रुप में हम क्या करते हैं, 15 को ऐड करवाते हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम 9 हो गए। हमें ये इम्प्योरिटी हम इसलिए ही ऐड करवाते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो जाए। ओके, इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, 14th ग्रुप के अंदर हम 13 को ऐड करवाते हैं, 13 ग्रुप को। तो इसके अंदर क्या होता है, 7 है। आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, होल्स। इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी हो जाती है, होल्स, क्योंकि होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और जो माइनॉरिटी होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हम किस लिए, जो नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज करने के लिए ये हम इम्प्योरिटी ऐड करवाते हैं 14th ग्रुप के अंदर। 14th ग्रुप कौन सा होता है, आपका कार्बन वाला जो ग्रुप होता है वो आपका 14th ग्रुप होता है। ओके, नाउ द लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में आपको पता है इसमें लॉन्ग रेंज में होते हैं। जैसे मान लो कोई भी अगर हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पता है कि उसकी एक हेक्सागन, एक हमारी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, कि उसके अंदर डबल। बट जो अमॉर्फस होते हैं वो थोड़ी देर तक तो इस तरह से चल रहे होते हैं, बट उसके बाद उनकी ज्योमेट्री का हमें नहीं पता होता कि वो कुछ भी हमारी बना सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसकी एक डेफिनेट शेप होती है और इसकी एक इरेगुलर शेप होती है जिसको आप नहीं बता सकते। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका मेल्ट ओवर है रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक। और इनकी क्लीन क्लीवेज होती है कि जब हम इनको काटते हैं तो बिल्कुल क्लीन हमें मिलता है और इनका इरेगुलर कट मिलता है। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये हमारे सीडो सॉलिड होते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, कि ये वो दिख तो रहे हैं हमें सॉलिड की तरह पर वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं होते, वो एज ए लिक्विड बिहेव करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सुपर कूल लिक्विड, कि जो लिक्विड होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, वो फॉल्स सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो लिक्विड की है पर वो दिखते कैसे हैं हमें, सॉलिड की तरह। इसलिए ये अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट A and B has a cubic structure in which A atom are at the corner of the cube and B atom are at the face center. Derive the formula. देखो बच्चों, एक हमारे पास क्या है, ये लैटिस है। उसने क्या बोला है, जो A एटम्स हैं वो तो हमारे कॉर्नर्स पर हैं, ये हमारे सारे किस पे हो गए, कॉर्नर्स पर। और जो हमारे बी एटम है वो किस पे है, हमारे फेस सेंटर पे है। मीन्स हमारे फेस पे है तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक ये, एक इसके पीछे, एक ये, एक इसके पीछे, 6 हो गए हमारे।
तो आपको पता है जो A होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और ये टोटल कितने होते हैं 8, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1। जो B एटम्स है वो फेस पर हैं, फेस का कितना होता है 1/2 और टोटल एटम कितने हमारे पास 6, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3। तो आप देख सकते हैं इनकी रेशियो क्या बन गई A1 एंड B3, यही हमसे पूछा था, तो इसको 1 हम लिखते नहीं है तो AB3, तो ये हमारा क्या हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। सिंपल क्यूबिक आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है कि कॉर्नर्स के ऊपर हमारे क्या होते हैं ये एटम्स होते हैं। ये कौन हम लोग क्या कर रहे हैं एक साइड को ले रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ। इनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता है, ये तो हम जस्ट बनाने के लिए दिखा देते हैं कि जिससे समझ में आ जाए ये एक्चुअल में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। ओके, अब इसके सेंटर से इसके सेंटर को, जो हमारे दो स्फीयर हैं, आपको पता है एटम को स्फेरिकल माना जाता है, ये इसकी आर है, ऐसे ही ये इसकी आर है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं एच लेंथ, क्या बोलते हैं एच लेंथ। एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक को हम बोलते हैं एच लेंथ। ओके, तो हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, सपोज एज लेंथ हमने क्या मान लिया है ए। ओके, क्या मान लिया ए। रेडियस क्या मान लिया हमने आर। अब ये देखिए नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था। नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं इसके अंदर 1/8, कितने एटम्स हैं 8, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब क्या है हमारा 1। अब आप लोगों को पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए का क्यूब, ए का क्यूब। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी है 2r, ए की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास यहाँ पे 2r, तो आप यहाँ पर रख दीजिए उसकी वैल्यू 2r का क्यूब, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8r क्यूब। अब जो फ्रैक्शन होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था, एक ही स्फीयर हमारा बन रहा था तो 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ रहा है 8r क्यूब, r से r कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है पाई/6, वो किसके इक्विवेलेंट होती है 0.524। अगर इसकी आपसे परसेंटेज पूछी जाती है, अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाती है तो आपको पता है इनटू 100 करना होता है, तो आपकी कितनी आ जाएगी 52.4%। ऐसे ही आप और सबका भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे एफसीसी का पूछ लिया जाए तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ स्फीयर्स 4, तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बीसीसी में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा हमारे 2, तो उसकी के अकॉर्डिंग हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। An element has a BCC structure with cell edge of 288 picometer. The density of the element 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? उसने हमें क्या दे रखी है, A दे रखी है, सेल एज क्या होता है A दे रखी है, हमें डेंसिटी दे रखी है, और उसने ये पूछा हुआ कितने एटम प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम में। ओके,
चलिए, आपको पता होगा BCC के लिए जो हमारा Z होता है वो कितना होता है 2। चलो मैं आपको निकाल के दिखाते हैं। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन प्लस एक सेंटर में होता है, तो इसका क्या बन जाता है Z2। ओके, आपको A दे रखी है 288 पिकोमीटर, पिकोमीटर में दे रखा है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। हमारे पास कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नाउ रो आपको दे रखा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, जो रो होता है वो क्या होता है, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। अब उसने आपसे एन नॉट ही पूछा हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करते हैं। रो कितना दिया हुआ हमें 7.2, ओके, और Z कितने हैं 2, मॉलिक्यूलर मास भी हमारे पास नहीं है m, इंटू उसने 208 ग्राम में हमसे पूछे हुए नंबर ऑफ एटम, बट जो हमारा एन नोट होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है, तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। पर जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब कितना है, ए 288 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। ये थोड़ा सा बड़ी होती है कैलकुलेशन, वो आप करके देख सकते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 51.8 ग्राम पर मोल। ओके, तो अब यहाँ आप देखिए 51.8 ग्राम पर मोल के अंदर ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स कितने एटम 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 में कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 51.8। अब उसने मुझसे किस में पूछा 208 ग्राम में, तो 208 ग्राम में हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। ये तो आप थर्ड फोर्थ से सीखते आए हैं यूनिटरी मेथड कि 51 में इतना है, 208 में कितना निकालना है इंटू 208। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो यू गेट 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इन क्वेश्चंस को अगर नहीं किया तो आप बाद में बोलोगे ज़रूर, मैम आपने क्वेश्चंस बताए थे और हमने नहीं किए। जल्दी से उठो, पेन कॉपी उठाओ और इसको रिवाइज करो और अच्छे मार्क्स ले लो। ओके, बाय।